नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की करंट अफेयर क्लासेस में 11 मार्च की हम बात करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। तो उससे पहले हम मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं, जैसा कि हम हर रोज़ देखते हैं। सक्सेस इज़ द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड ऑफन डे इन एंड डे आउट। यानी कि छोटी छोटी सफलताएं ही जो प्रतिदिन आप करते हैं, रोज़ाना पाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं से आपको जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो कभी भी किसी भी दिन अपने छोटे लक्ष्यों को बनाना मत भूलिए, आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली खबर की बात करते हैं। तो पहली खबर है हमारे पास, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। पहली बार, दुनिया में पहली बार किसी देश ने स्पेस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो स्पेस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला वो देश कौन सा है? फ्रांस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, फ्रांस। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीन रिवर, सीन नदी के किनारे वो बसा है। करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। क्या करेंसी है? यूरो, क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आपका पड़ता है। एक यूरो 86 रुपीज़ के बराबर होता है, करंट सिचुएशन की बात की जाए तो। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, तो कुवैती डॉलर। कौन सी करेंसी है? कुवैती डॉलर, जो 240 रुपये के बराबर होती है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस है, इसका नाम क्या रखा गया है? एस्टर एक्स। क्या नाम रखा गया है इसका? एस्टर एक्स। यूएसए और जर्मनी इसके अंदर पार्ट करेंगे, इसके अंदर भाग लेंगे, लेकिन ये बनाई गई किसके द्वारा है? फ्रांस के द्वारा। लेकिन इन दोनों की आर्मी भी इसमें पार्ट करेंगे। फ्रांस का जो प्लान है वो ये है कि वो अपने स्पेस में मौजूद सभी सैटेलाइट्स को प्रोटेक्शन देना चाहता है, जिसके लिए उसने ये एक्सरसाइज प्लान की है। और उसका एक और फ्यूचर एम है कि 2025 तक वो 500 सोल्जर्स स्पेस में अपॉइंट करेगा, वहाँ पर रिलीव करेगा, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNES, सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट स्पेसिस्ट। 1961 में ये बनी थी। ES इसमें थोड़ा स्पेनिश आपका आ जाता है। ज्योग्राफिकल पॉइंट से बात करें तो फ्रांस और जो आपका स्पेन है, ज़रा मैं मैप दिखा देता हूँ आपको। देखिए, फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको एंडोरा नज़र आ रहा है। ये देखिए, एंडोरा नज़र आ रहा है। ये जो एंडोरा है, ये हाल ही के दिनों में इंडियन मॉनेटरी फंड यानी कि आपका IMF ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बनी थी, जो पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल हेल्प देती है इसके मेंबर कंट्रीज़ को, उसका 190th मेंबर बना है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 190वां सदस्य कौन बना है IMF का? एंडोरा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लिश चैनल बिटवीन UK एंड फ्रांस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक इंग्लिश चैनल है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। अगली खबर आज जो स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात की जाए तो ये कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। मैप में आप देख सकते हैं, नॉर्थ सी ऊपर है, इंग्लिश चैनल बीच नीचे है, और बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको नजर आएगा। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। और फ्रांस में क्या है? फ्रांस में OECD का जो हेड क्वार्टर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था OECD के बारे में, वो पेरिस के अंदर है। इसने एक इकोनॉमिक आउटलुक करके रिपोर्ट को रिलीज़ किया है OECD ने, जिसमें कहा गया है कि जो G20 के जितने भी देश हैं उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा GDP डेवलपमेंट दिखाने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगली बात करें तो फ्रांस और इंडिया के बीच में हाल ही के दिनों में अभी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम था डेजर्ट 921। डेजर्ट 921, ध्यान रखिएगा, इंडिया और फ्रांस। और दूसरी भी होती हैं, जैसे गरुड़ा होती है, शक्ति होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हाल ही के दिनों में हुई है वो है डेजर्ट 921। नेक्स्ट, फ्रांस से हमने 36 रफाल लिए थे, जो डसोल्ट कंपनी बनाती है फ्रांस की, और इससे आप सभी को भली भांति जानते हैं। एक क्वेश्चन जो आप इंपॉर्टेंट है लिख सकते हैं कि रफाल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैप हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्या है? गूगल डूडल
ने ऑनर किया है, सम्मान दिया है इंडिया सैटेलाइट मैन को। इंडिया का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है? उडुपी रामचंद्र राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उडुपी रामचंद्र राव को इंडिया सैटेलाइट मैन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जो पहली सैटेलाइट 1975 में बनी थी आर्यभट्ट करके, उसका जो ऑपरेशन हेड थे, जो पूरे ऑपरेशन के हेड थे, वो यही थे, उडुपी रामचंद्र राव, इसलिए इनको इंडिया सैटेलाइट मैन कहा जाता है। तो बात करते हैं, प्रोफेसर भी थे ये, स्पेस साइंटिस्ट भी थे। इनका हाल ही के दिनों में अभी 10 मार्च को 89th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी। अभी इनका निधन हो चुका है, 2017 में हुआ था, कर्नाटक के अंदर। जन्म भी इनका वहीं पे हुआ था। तो बात करें तो ये एक्स इसरो के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, प्लस नासा के अंदर जो हॉल ऑफ फेम है, जैसे हर जगह आप जाते हैं तो जहाँ पर लेजेंड्स होते हैं किसी भी फील्ड में, वहाँ पर हॉल ऑफ फेम लिखा जाता है। तो नासा के हॉल ऑफ फेम में जो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है, वहाँ पर इनका स्टैचू बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको पद्म भूषण मिला था 1976 में। और मैंने आपको आर्यभट्ट के बारे में बता ही दिया था, जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। इनको और अन्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से, देखिए भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अन्य जुड़े पॉइंट इससे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन सा आइलैंड भारत में बदला गया है उसका नाम? तो क्या नाम है उसका? व्हीलर आइलैंड। और ये व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बदल चुका है। नेक्स्ट बात करें, मेट्रो मैन किसे कहते हैं? भारत में मेट्रो मैन कहते हैं ई श्रीधरन। इन्होंने दिल्ली मेट्रो के हेड के रूप में दिल्ली मेट्रो को शुरू कराया था 25 दिसंबर 2002 में। याद रखिएगा, भारत के मेट्रो मैन हैं ई श्रीधरन। और अगली बात करें तो भारत की सबसे पहली जो मेट्रो थी वो थी कोलकाता मेट्रो, जो 24 अक्टूबर 1984 में आपकी चालू हुई थी। नेक्स्ट बात करें, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, विक्रम साराभाई। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? विक्रम साराभाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दस्तलिक 2 एक्सरसाइज। दस्तलिक 2 एक्सरसाइज क्या है, जरा देख लेते हैं। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? आर्मी। तो उज्बेकिस्तान की तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मन में आपके ख्याल आता है, थोड़ा सा रेगिस्तानी एरिया टाइप का, तो वहाँ पर धूल काफ़ी उठती होगी, तो धूल से लिखेंगे डस्टलिक। ध्यान रखिएगा, धूल से याद रहेगा आपको डस्टलिक एक्सरसाइज। ये सेकेंड एडिशन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के चौरसिया में। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के चौरसिया में। ठीक है, तो चौरसिया को कैसे याद रख सकते हैं आप? जो चोर होते हैं वो छुप छुप के आते हैं, घिसट के आते हैं, तो धूल लग जाती है उनको। धूल लगेगी तो डस्ट वाला आपको याद आ जाएगा, तो चौरसिया उत्तराखंड से आपको याद रहेगा। तो ये सेकंड एडिशन है, तो जाहिर सी बात है पहला एडिशन भी हुआ होगा। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2019 में ताशकेंत में। कहाँ पर हुआ था? ताशकेंत। ताशकेंत क्या है भाई? उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, ताशकेंत उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। अन्य बात करें तो उज्बेकिस्तान के बिल्कुल ऊपर एक देश पड़ता है जिसका नाम है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ी कंट्री है। सेंट्रल एशिया की बात हमने यहाँ पर इसलिए की है क्योंकि उज्बेकिस्तान आपका सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में पड़ता है, और वहाँ का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक महत्वपूर्ण सागर है जो सूख रहा है, इसी कारण न्यूज़ में रहता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का कौन सा सागर है जो धीरे धीरे सूख रहा है? उसका नाम है एरल सागर। कौन सा सागर है? एरल सागर। और एरल सागर किन दोनों देश के बीच में है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की बात की गई है, मिलिट्री की तो बहुत सारी हैं, और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम जो हाल ही के दिनों में न्यूज़ में रही हैं। गरुड़ा शक्ति भारत और इंडोनेशिया, इक्वेरियम भारत और मालदीव्स, हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाना है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा खफा लग रहे हैं, तो चाइना और इंडिया के बीच में ये होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके होते हैं? सिंगापुर और भारत के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया आपका क्या पे है? रशिया और चाइना के बीच में है। सूर्य किरण किसके साथ है? नेपाल के और भारत के बीच में है। और युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? यूएसए और इंडिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट खबर, आईएनएस करंज। ये हाल ही के दिनों में, अभी पिछले दिन में ये
भारतीय नेवी को मिली है आईएनएस करंज। ये एक सबमरीन है और इसका क्या का नाम दिया गया है, थर्ड स्कॉर्पियन क्लास डीई सबमरीन। डीई का मतलब है डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन, यानी डीजल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक से भी चलती है। इसको 10 मार्च 2021 में भारतीय नेवी में शामिल करा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर ये स्कॉर्पिनी क्या है। स्कॉर्पिनी एक प्रकार की सबमरीन की कैटेगरी है जो फ्रांस टेक्नोलॉजी पर बनी है। फ्रांस टेक्नोलॉजी कैसी है, डीजल पे भी और इलेक्ट्रिकल पे दोनों पे चलने वाली जो सबमरीन है वो स्कॉर्पिनी क्लास में आती हैं। तो इसको किसने कमीशन किया है, किसने देश के अंदर नेवी के अंदर मिलवाया है, तो ये कमीशन की गई थी नेवी चीफ एडमिरल वी.एस. शेखावत। ये आपके फॉर्मर जो पिछले वाले हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो पिछले वाले पूछेगा तो प्रेजेंट भी पूछ सकता है। तो प्रेजेंट नेवी के जो चीफ एडमिरल हैं वो हैं करमवीर सिंह। क्या नाम है, करमवीर सिंह। नेक्स्ट आगे बात बढ़ते हैं। भारतीय नेवी का ये एम है कि वो एक प्रोजेक्ट 75 चला रही है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसके तहत ये इंडिया में 6 स्कॉर्पिनी क्लास की सबमरीन बनाएगी। 6 स्कॉर्पिनी नाम की क्लास की ये सबमरीन बनाएगी। उन 6 का नाम क्या होगा, कलवानी ये ऑलरेडी बन चुकी है, खंडेरी ये भी बन चुकी है, करंज भी बन चुकी है, वेला भी बन चुकी है, वजीर भी बन चुकी है, और जो 6ठे नंबर की वगशीर है ये अंडर डेवलपमेंट अभी चल रही है। इसमें से जो करंज है वो भी अभी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही है। तो ये सब कहाँ बनाई जा रही हैं, ये मोजागांव शिपयार्ड है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, मोजागांव शिपयार्ड महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये बनाई जा रही है। तो 3 इसमें के नाम से हैं और 3 इसमें वी नाम से हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आप कैसे याद रख सकते हैं, राजा के जो आजकल जो राजा बनते हैं उनके जो वजीर होते हैं वो ज़्यादातर वेले रहते थे। तो वजीर वेला, वजीर क्या होता है, वेला होता है। और उसका जो के नाम से आप याद रख सकते हैं, कालवानी, खंडेरी और करंज। तो खंडर में जाओगे तो काला काला दिखेगा, कालवानी उससे याद हो जाएगा, खंडरेज में जाओगे तो, और करण नाम का व्यक्ति वहाँ पर गया था। तो यह करंज भी हो गया, खंडेरी भी हो गया और कलवानी भी। तो इससे आप याद रख सकते हो। एक और चीज़ जो भारतीय आईएनएस को मिलने की यानी इंडियन नेवी को मिलने वाली है वो है न्यू टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होती हैं, मिसाइल्स होती हैं। तो न्यू टॉर्पीडो हाल ही में नेवी को मिली है जिसका नाम है वरुण अस्त्र। ध्यान रखिएगा, वरुण अस्त्र। और 2 मैंने पिछली करंट अफेयर की क्लास में बताया था कि बांग्लादेश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसके लिए भारत ने अपने 2 आईएनएस भेजे हैं, कुलिश और सोमेधा। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक और चीज़, अभी मेडागास्कर जो आपका भारतीय जो ओशन है, इंडियन ओशन, वहाँ पर एक देश पड़ता है मेडागास्कर, और मेडागास्कर में भी बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। तो उसमें हेल्प के लिए भारत ने एक आईएनएस भेजा था, उसका नाम भी याद रखिएगा, एरावत। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया, जो भारत के कैग हैं उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप पर। कहाँ पर, यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर्स मतलब बाहरी देशों के जो ऑडिटर होते हैं। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर वो होता है जो जांच करता है, महालेखा होता है, यानी कि जितने भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, देश के अकाउंट हैं, उनकी जांच करता है, उनकी रिपोर्ट बनाता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का एक पैनल होता है 13 कंट्रीज़ का, जिसको यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं। इसने 2021 में जो चेयरमैन अपॉइंट किए हैं वो भारत के कैग हैं, और वर्तमान में भारत के कैग कौन है, जेसी मुर्नो। जेसी मुर्नो जो 14वें नंबर के कैग हैं भारत के। इनको दूसरी बार ये पद मिला है, एक बार 2020 में मिला था, अभी 2021 में मिला है। इस पैनल की बात करें तो ये कब बना था, 1959 में, और 13 देश इसमें आते हैं। ये जो जीसी मुर्मू हैं ये इससे पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे हैं। और ये अन्य क्वेश्चन जो इससे जुड़े हैं वो क्या क्या देखिए भाई, गावी का चेयरपर्सन। गावी क्या है, एक हेल्थ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरपर्सन के रूप में भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को यहाँ पर चेयरपर्सन रखा गया है। डब्ल्यूएचओ में जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो भी हर्षवर्धन हैं। यूएन के अंदर भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, टीएस त्रिमूर्ति। याद रखिएगा, 3S त्रिमुठी। और जो कैग है, जो कैग की बात हम कर रहे हैं, इसमें कौन से अनुच्छेद में आता है, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, 148। और कैग को कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति कैग को लगाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। जैसा कि हमने पिछली कल की क्लास में पढ़ा था कि उत्तराखंड के सीएम अपना
रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो वो हो चुका है संपन्न। और अब उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत। इंपॉर्टेंट है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड से जुड़ी अन्य बातें बता देता हूँ। यहाँ पर 3 डिवीज़न हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से? गढ़वाल, कुमाऊँ और गैरसैंण। और कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला लाइकेन, पहला बायोडाइवर्सिटी, पहला पोलिनेटर और पहला स्नो लिपर्ड पार्क भारत का कहाँ पर बन रहा है? उत्तराखंड में बन रहा है। चारों के चारों को अच्छी तरीके से बोल्ड मार्कर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अलग क्वेश्चन क्या आ सकता है? भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जो है, जिसको हेले नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हेले नेशनल पार्क किसको कहते हैं? जिम कॉर्बेट को। ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पासेस। दर्रे क्या होते हैं? जो पहाड़ जो होते हैं उनके बीच में जो नेचुरल रास्ता कटता है, जो नेचुरल पाथवे मिलता है, उसको दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं उत्तराखंड में। कौन से हैं? माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। कश्मीर में पहला मिल्क एटीएम। ये एटीएम वही है जो आप सोच रहे हैं? नहीं, वैसा वैसा है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म अलग है। इसकी फुल फॉर्म है एनी टाइम मिल्क। यानी कि एक मशीन होगी, उस मशीन में आपको पैसे डालने हैं और जितने पैसे आप डालेंगे उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी में वो आपको मिल्क निकाल के देगा। तो ये फर्स्ट कश्मीर की पहली बनी है कहाँ पर? इंडिया के अंदर। और वैसे इंडिया में पूछी जाए कि सबसे पहले एटीएम, मिल्क एटीएम कहाँ शुरू हुआ था, तो 2014 में अमूल के आनंदा इलाके में, जो कि गुजरात में है। अमूल का जो प्लांट था उन्होंने आनंदा इलाके में गुजरात में 2014 में ऐसी सर्विस स्टार्ट की थी। कश्मीर की बात चल रही है तो और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कश्मीर में है गुलमर्ग। गुलमर्ग को कहा जाता है भारत की स्काइंग सिटी। स्कीइंग करते हैं वहाँ पर। एक खेल होता है एक प्रकार का। खेलो इंडिया विंटर गेम, 3 भारत में 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं और तीनों के तीनों जो एडिशंस हैं वो गुलमर्ग में ही हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कश्मीर की एक लेक है जिसका नाम है मानसर लेक। मानसर लेक को हाल ही में पिछले कुछ सालों में रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है। अब ये रामसर साइट क्या है? रामसर साइट आपकी 2 फरवरी 1971 में रामसर एक इलाका है, वहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया गया था। इसमें कहा गया था कि हम जो वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स का मतलब होता है जो आपके ज़मीन और पानी से मिले हुए इलाके होते हैं, उसको कंजर्व करेंगे, उसको रक्षा देंगे। तो 2 फरवरी को हुआ था ये सब सिग्नेचर रामसर में, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फरवरी को है और उसी रामसर साइट में भारत की मानसर लेक को ऐड किया गया है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो आंसर है 42। कितना आंसर है? 42। नेक्स्ट बात करें, हाल ही के दिनों में शिकारा एम्बुलेंस आपकी चली है। शिकारा एम्बुलेंस कहाँ चली है? डल झील में चली है। डल झील कहाँ पर है? कश्मीर में। एक और वुलर झील भी पूछ सकता है। भारत की सबसे ज़्यादा ताजे पानी वाली, सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, वो भी आपकी कश्मीर में। नेक्स्ट, राइस एटीएम से भी क्वेश्चन आ सकता है। पैसे डालिए, राइस उतनी क्वांटिटी में वो मशीन आपको निकाल के देगी। ये कहाँ बनी है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। चलिए भाई, 10 तारीख को CISF का 52nd रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई दी। और CISF की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 1969 में। कितनी बटालियन है? 12 बटालियन है। जितने भी आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको सुनते होंगे XYZ सिक्योरिटीज़, Z+ सिक्योरिटीज़, ये सब सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना किसका काम है? CISF का काम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो हैं सुबोध कुमार। कौन है? सुबोध कुमार। 10 मार्च को एक और दिन मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। तो ध्यान रखिएगा, स्मोकिंग करने से आपके लंग्स ख़राब हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, तो क्यों करनी भाई ऐसी चीज़। तो 10 मार्च को याद रखिएगा नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। और ये जो CISF है ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन हैं आपके? सभी को पता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ
होम अफेयर्स कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बात करते हैं तो भाई आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, ये भी तारीखें आपको पता होनी चाहिए। होम अफेयर्स की बात की तो थोड़ा डिफेंस की बात कर लेते हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों डिफेंस मिनिस्ट्री में आती हैं, ध्यान रखिएगा। और होम अफेयर्स में आपके CISF, BSF, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस, ये सब आते हैं। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। एयरफोर्स कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। याद करने के लिए हल्की सी बात बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले युद्ध होगा तो आर्मी भेजी जाती है, तो जनवरी, सबसे पहला महीना भी कौन सा है? जनवरी। सबसे लास्ट में जो अटैक होता है वो नेवी का करवाया जाता है। ऐसे ही मानना, जो धारणा है उसको मान के चलिए। तो लास्ट में नेवी आती कब आएगी? दिसंबर में आएगी। कब आएगी? 4 तारीख को। और एयरफोर्स डे बीच में, आर्मी के बाद कौन बुलाते हैं? एयरफोर्स बुलाते हैं। एयरफोर्स कब आएगी? आपकी 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखिएगा। BSF की बात करें तो ये भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर, इसलिए 1 दिसंबर को BSF डे बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 नए डैम हाल ही के दिनों में न्यूज़ में आए हैं, रेजिन और चिलमल। रेजिन और चिलमल बांध योगीनाथ जी ने, यानी जो CM है यूपी के, उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं कल। कहाँ पर आपके इनॉग्रेट किए गए हैं? तो ये इनॉग्रेट किए गए हैं आपके चित्रामुख और बाग गंगा रिवर में। कहाँ पे किए गए इनॉग्रेट? चित्रागुट और बाग गंगा रिवर के ऊपर ये आपके इनॉग्रेट किए गए हैं, इनकी आधारशिला रखी गई है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि इस इलाके में थोड़ी सी आपकी पानी की कमी मानी जाती है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो CM जी ने यहाँ पर, यूपी के जो हैं योगीनाथ, उन्होंने यहाँ पर ये प्लान रखा है। नेक्स्ट बात करें हम तो रिहांद डैम भी आपका रिहांद रिवर पर है, जो यूपी में काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस डैम से 2 जगह पानी भेजा जाता है, यूपी और MP। केन प्लस बेटवा, केन नदी है और जो बेटवा नदी है, इन दोनों को पिछले साल में जोड़ा गया है। इन दोनों के पानी को एक साथ लाया गया है। कहाँ पे लाया गया है? मध्य प्रदेश में। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ, यूपी की बात चल रही है, तो एरिया वाइज चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। पॉपुलेशन वाइज पहले नंबर पर आता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? 8 राज्यों से लगती हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती हैं, प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी इसका है जो नेपाल के साथ लगता है। दूसरी बात, यूपी में हाल ही के दिनों में क्या हुआ है? देखिए, नई नई चीज़ें यहाँ पर बनने जा रही हैं। फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, टेक्सटाइल पार्क यहाँ बनेगा, लेदर यूनिट यहाँ बनेगी। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा, किस राज्य में ये सब चीज़ें आने जा रही हैं? यूपी के अंदर आने जा रही हैं। नेक्स्ट, एक और आपका इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बन रही है जेवार में। जेवार कहाँ है? नोएडा में पड़ता है। तो जेवार में राम जी के नाम पर एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधों की बात चल रही थी तो कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध क्षेत्र वाइज सबसे बड़े क्षेत्र का बांध है। ये कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है, सतलुज नदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट बांध है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, महानदी पर। सरदार सरोवर बांध को तो आप भली बात ही जानते हैं, न्यूज़ में रहा था, मोदी जी इनॉग्रेट करके आए थे। कहाँ पर? गुजरात में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ये सब वो डैम हैं जो नर्मदा से नदी के ऊपर बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में। यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक के चोटी से ये निकलती है। मैटूर डैम की बात करें तो तमिलनाडु कावेरी में नदी के ऊपर ये आपका मौजूद है। चलिए, हेरात फेस्टिवल न्यूज़ में था, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? कश्मीरी पंडित के द्वारा सेलिब्रेट किया गया हेरात फेस्टिवल। आज के दिन जो महाशिवरात्रि है, उसी तरह का ये हेरात होता है, बस यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज किया गया है। हेरात फेस्टिवल शिवरात्रि को ही कहते हैं, तो कश्मीरी पंडित इसको हेरात फेस्टिवल कहते हैं। और जो अन्य जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, उनके अन्य त्यौहार कौन से हैं? नवरेह, जयत आठम, हुरी आठम, जरमय सातम, पान, केती सिमावस, केतसी मावस और गाढ़ भात। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पूछे जा सकते हैं, कल्चरल पेपर में आपके आ सकते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो देश के अन्य हिस्सों में मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, ये मैंने चीज़ें आपको दे रखे हैं। उगाड़ी, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। भोगली बिहू, बिहू शब्द सुनते ही बिना सोचे समझे असम को आप
क्लिक कर दीजिएगा, एमसीक्यू टिक कर दीजिएगा। सनबर्न फेस्टिवल, इसको तो भली बात आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस रहता है सोशल मीडिया पर, गोवा में मनाया जाता है। लोसार, लोसार कहाँ पर है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल। ये पहाड़ी लोगों की मान्यता होती है, तो पहाड़ से जुड़े इलाकों में ये मौजूद है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की यात्रा सभी को पता है, उड़ीसा में आपकी सेलिब्रेट होती है। चलिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives ने, ये एक संस्था है जिसने अमिताभ बच्चन जी को अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड पाने वाले अमिताभ बच्चन पहले फिल्म स्टार हैं। यानी इस फेडरेशन ने पहली बार किसी फिल्म स्टार को अवार्ड दिया है तो वो अमिताभ बच्चन जी हैं। ये इस फेडरेशन ने अवार्ड किसके माध्यम से दिया है? ये म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने दिया है। तो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अपने प्रस्तुत किया है ये अवार्ड, किसको? अमिताभ बच्चन जी को। ये आपका कब बना था? 1983 में बना था। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, देखिए, फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्chives की बात की जाए, FIAF, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है इनका? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स के अंदर 2 हेडक्वार्टर और हैं, नाटो और यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखिएगा, नाटो और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में हैं। और अमिताभ बच्चन से एक और क्वेश्चन आता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला था, याद रखिएगा। तो कब मिला था? 2019 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 2021 के हुए हैं, उसमें बेस्ट फिल्म कहा गया है तानाजी को, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, और क्रिटिक्स ने बेस्ट एक्टर बताया है सुशांत सिंह राजपूत को, और एक्ट्रेस बताया है आपका कियारा आडवाणी को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज के करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, आप इसको सुनकर नोट कर कर आपका पेपर में हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं कल के न्यूज़ के साथ। बाय बाय।